जय हिंद। आज हम देखते हैं कि 2022 ग्रुप डी में कुछ मैथ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, इसको हम देखते हैं। और आज हम मैथ के आपको सॉल्व करा के दिखाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप डी में, ये किस प्रकार से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आते हैं। आइए देखते हैं। ए व बी में 832 रुपये को 1/3 संबंधी 1/5 के अनुपात में बांटिए। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ए व बी जो दो मान लीजिए व्यक्ति हैं उनमें 1/3 अनुपात 1/5 को हम साधारण अनुपात में चेंज कर लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर 1/3 1/5 साधारण अनुपात में चेंज करने, इसको बराबर करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 15। तो हम ए अनुपात बी में 1/3 गुणे 15 अनुपात 1/5 गुणे 15। ए अनुपात बी बराबर 3 पचे 15 5 तियाई 15। ये आया हमारे पास ए व बी का अनुपात 5 संबंधित 3 के अनुपात में आया। अब बोल रहा है आगे बोल रहा है कि ए व बी में 832 रुपये को बांटना है। हमें ए व बी में 832 रुपये को बांटना है। तो हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हम इसमें 2 यूनिट है, ए व बी, 2 लोग हैं। तो हम एक व्यक्ति पे कितना पड़ता है, हमें दोनों साथ में दिया है तो हम पहले एक व्यक्ति पे निकालते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए 5 + 3 दोनों यूनिट जोड़ देंगे 832। तो हमारा एक यूनिट का मान क्या आ जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 832/5 3 8। इसको काट देंगे तो हमारे पास आएगा 104 रुपये। एक व्यक्ति मतलब टोटल मिला के 832 रुपये है हमारे। हमें 2 भागों में पहले बटा हुआ था, हमें एक भाग का मान कितना आ गया 104 रुपये। इस प्रकार से तो पहला जो व्यक्ति है, एक को मिला धन क्या हो जाएगा, एक को मिलेगा धन 5 भाग मतलब 104 गुणे 5 बराबर कितना जाएगा 520 रुपया। और बी को मिला धन कितना हो जाएगा, 3 भाग में मिलेगा तो 104 गुणे 3 कितना हो जाएगा 312 रुपया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। एक गलीचे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। यदि गलीचे की कीमत 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो बताइए कि गलीचे का मूल्य क्या होगा। एक गलीचे की लंबाई, मान लीजिए ये गलीचा है, ये हमें पता कैसे चला ये वर्ग है कि आयत है, क्योंकि मान इसका वर्ग रहता है तो सेम देता है। 4 मीटर लंबाई देता तो 4 मीटर चौड़ाई भी देता है, लेकिन ये लंबाई चौड़ाई अलग अलग दिया है, कम ज़्यादा, इसलिए पता चलता है ये आयत है। इसका लंबाई दिया है ये 4 और चौड़ाई दिया है ये 3। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। और गलीचा मान लीजिए वर्गाकार है, इसलिए हम इसको आयत लिए हैं, मतलब कि आयताकार है, सॉरी वर्गाकार नहीं आयताकार है, इसलिए हम लंबाई गुणे चौड़ाई लिए हैं। तो लंबाई क्या है 4, चौड़ाई क्या है 3, कितना आ गया 12। और ये मीटर में मात्रक है तो मीटर लिख देंगे। ओके दोस्तों। और ये मीटर है, ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था, तो मीटर 4 तिहाई 12 और मीटर में मीटर का एक गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आया हमारा उसका आयत का क्षेत्रफल, गलीचे का क्षेत्रफल। अब आगे बोल रहा है यदि गलीचे की कीमत 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो गलीचे का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 वर्ग मीटर
का मान दिया है, जो मान दिया है 40 रुपया, तो 12 वर्ग मीटर का मान क्या हो जाएगा? 40 गुणे 12, 12 चौ 48, 480 रुपये। आगे हमारा आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों कैसा ग्रुप डी में इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन कैसा होता है? मान लीजिए ये हुआ बॉक्स, ये घन हो गया। एक घन में कितने फलक होते हैं या पृष्ठ होते हैं? मान लीजिए एक नीचे वाला हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, एक बगल का हो गया, एक इस बगल का हो गया, एक इधर का हो गया, एक ये वाला हो गया। तो हमारे पास 6 पृष्ठ होते हैं, एक 6 पृष्ठ होते हैं। एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं? एक घन में 6 पृष्ठ होते हैं। तो हमने माना एक पृष्ठ का मान x है, एक पृष्ठ का मान कितना है? x है। ये मान सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में रख देंगे। माना एक पृष्ठ का मान x सेंटीमीटर है और एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6x²। 6 कहाँ से आया? क्योंकि यह 6 पृष्ठ होते हैं। x² कहाँ क्यों आया? क्योंकि इसमें 6 पृष्ठ माने एक पृष्ठ का माना है x, तो 6 का हो जाएगा x², 6x² हो जाएगा। तो हम 6x² बराबर मान क्या दिया है? 150 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? x² बराबर 25, 25 छक्का 150, x का मान कितना आ गया? 5, x का मान कितना आ गया? 5। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? x³। x का मान कितना है? 5, 5 का क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा? 125, कितना जाए? 125। ये सेंटीमीटर में होता है तो ये सेंटीमीटर हो गया। अगर घाते यहाँ 3 है तो इसका भी 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर। समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे कि कैसा क्वेश्चन आरआरबी में पूछा है इस बार। एक समबाहु त्रिभुज का एक आधार का कोण 68 डिग्री है, उसका शीर्ष कोण क्या होगा? समबाहु त्रिभुज ऐसे होता है। समबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं, आधार के या 2 कोण आपस में बराबर होते हैं। और इसमें लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर होते हैं, ये पहला नोट कर लीजिएगा। दूसरा नोट कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज का कुल कोण या तीनों कोण का मान 180 अंश होता है। तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो हमें दिया है समबाहु त्रिभुज का एक आधार का कोण 68 है, ये 68 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। और हमारे टोटल मान लीजिए A B C
समबाहु त्रिभुज के कुल कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो माइनस और एक समबाहु, हमें शीर्ष वाला पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज के आधार कोण 168 दिया है, तो हमें 180 में से 2 गुणे 68 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 180, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13, कितना आ जाएगा? 44 डिग्री। शीर्ष के उसका शीर्ष का कोण कितना होगा? 44 डिग्री। ये आंसर रहा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये त्रिभुज है, मान लीजिए इसमें नाम नहीं लिया है, समकोण त्रिभुज है क्या है, लेकिन हमें देखने से पता चल रहा है समबाहु त्रिभुज होता तो उसका 2 कोण आपस में बराबर होता, तीसरा कोण 180 में से निकलता है। इसमें समकोण त्रिभुज इसकी 2 भुजाएं जो है वो परस्पर लंबवत होंगी और दोनों का पाइथागोरस प्रमेय से जो उसका वर्ग निकलता है वो उसके बराबर होता है। समकोण ये दोनों भुजाओं का वर्ग का योग इस भुजा के बराबर होती है, इससे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो हमें परस्पर भुजाएं दी है तो हम इसे 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखेंगे तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 5 पचे 25, लंब कितना दिया है? 4, 3 त्रिका 9, 25 बराबर 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 25 बराबर 25। ये मान बराबर आ रहे हैं, दोनों अपने में संतुष्ट हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। 1/2 लंब गुणे आधार या आधार गुणे लंब। 1/2 आधार क्या है? 3 और लंब क्या है? 4। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना आ गया आंसर? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है, 2 बार इसका गुणा किए, इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 2 2 से यहाँ काटेंगे, 2 दूनी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। समझ में आए दोस्तों? आगे चलते हैं, हल करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोमीटर घंटा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 50 हमारे पास क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको गुणा करेंगे 50 गुणित 5/18 मीटर प्रति सेकंड, क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 × 25 और इसमें भाग देंगे तो 125/9 मीटर प्रति सेकंड आएगा। सबसे पहले हम इसको मीटर प्रति सेकंड में क्यों व्यक्त किए? क्योंकि ये मान जो हमारा है लंबाई वो मीटर में दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है किलोमीटर में दिया है। हमारा जो लंबाई है 100 मीटर वो मीटर में दिया है, और जो हमारा गति हो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर में चेंज कर लिए हैं सबसे पहले, फिर हमारा आंसर भी मीटर में पूछा है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो आगे देखते हैं, एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा है, समय बराबर होगा रेलगाड़ी की लंबाई बटे
रेलगाड़ी की चाल या गति क्या हो जाएगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 100 मीटर बटे इसकी चाल कितना है 125/9, क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चली थी। जब हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए तो 125/9 हो गया। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 36/5 सेकंड, क्योंकि ये समय है, समय का मान सेकंड हो जाएगा 7.2 सेकंड। इसका ये आंसर होगा। ये सेकंड कैसे आया दोस्तों, ये मीटर बटे रेलगाड़ी की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड था, मीटर मीटर कट गया, सेकंड बचा, इसलिए ये समय का मात्रक सेकंड होता है। 7.2 सेकंड हो जाएगा आंसर। 8 से 64 में न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 8 से 64 में न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए हर संख्या का 2 बार उसका गुणा आवश्यक है। तो 8 से 64 का हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आएगा, चाहे इधर से निकालिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 16 दूना 32, 2 एक्का 2, 2 8 16, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब क्या आ जाएगा 3 9 27, 3 3 3 1। इसका एलसीएम क्या आ गया 8 से 64 का 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 1 2 3 4 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 8 से 64 का एलसीएम क्या आ जाएगा। अब हमें पूछा पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग के लिए 1 2 तो हम इसको हटा लेंगे, फिर एक पूर्ण वर्ग यहाँ बन रहा है। अब किस चीज़ की कमी है वही हमें गुणा करना है। अगर हमारे पास 1 2 और आ जाए और 1 3 और आ जाए तो ये गुणा कर देंगे तो हम ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो गुणा किसका किया जाएगा, 1 2 का किया जाएगा, 1 3 का। कितना जो 3 दूनी 6, यही हमारा आंसर है। अगर 6 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, इसका भी जोड़ा बन जाएगा, तो दोनों पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। देखते हैं तो अगला क्वेश्चन, यदि गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ गुणा है और ऋण का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ है भाग, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है 13/18 प्लस 3 माइनस 23 गुणे 17 का मान क्या होगा। 13 को हम 13 लिख देंगे, गुणा के स्थान पे क्या दिया है, भाग के स्थान पे भाग का अर्थ है गुणा, तो हम यहाँ गुणा कर देंगे 18। अब प्लस आ गया, और प्लस का मान क्या है, प्लस का अर्थ होता है भाग 3। और फिर आ गया माइनस, माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ है प्लस, यहाँ तक 23 कर देंगे। फिर आ गया चिन्ह गुणे का, गुणा का अर्थ क्या होता है माइनस, 17 कर देंगे। कितना हो जाएगा 13 गुणे 6 तिरिक 18 प्लस 23 माइनस 17, 13 छक 78 प्लस 23 माइनस 17, 78। इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 3 11 का 1 हाथ में आए 1, 7 2 9 1 10 माइनस 17 कितना आ जाएगा 84। इसका नियम होता है दोस्तों, ये हल करने का नियम होता है। सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, उसके बाद गुणे को हल करते हैं, उसके बाद हम प्लस को हल करते हैं, फिर इसके बाद हम माइनस को हल करते हैं। ये जब कोष्टक ना दिया हो और जब कोष्ठक हो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर
मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक। उसको हल करने के बाद तब हमारा भाग वाला नियम लगेगा, फिर गुणा वाला, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 5, 3, 6, 9, 11, 19 और 1 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 5, 3, 6, 9, 11, 19 और 1 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला होता है, माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला होता है n+1/2 पद, n+1/2 पद। माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? n+2 पद, जहाँ n बराबर होता है अचर की संख्या, अचर की संख्या, जहाँ n बराबर होता है अचर की संख्या। अचर क्या होता है? 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो संख्या होती है वो अचर होती हैं। और इसमें अलग अलग नियम भी लगते हैं। माध्यिका ये वाला सूत्र कब लगेगा? ये माध्यिका ये वाला सूत्र जब कब लगेगा? ये विषम के लिए लगेगा, और सम के लिए दूसरा फार्मूला होता है। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम इसे पहले आरोही क्रम में करते हैं। आरोही, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 19 आएगा। अब हम गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n का मान कितना आया? 7 आया। लेकिन क्या है? ये विषम है। विषम के लिए फार्मूला हमारा माध्यिका का ये होता है, माध्यिका बराबर n+1/2 पद। n का मान कितना है? 7 + 1/2 पद। 7 1 8/4 मतलब आ गया चौथा पद। चौथा पद क्या है? 1। अब ये वाला चौथा पद क्या है? हम यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4। चौथा पद क्या है? 6। यही हमारा आंसर हो गया। ये चौथा पद, ये आंसर नहीं करेंगे। चौथा पद हम जो आरोही क्रम में लिखे हैं, न कि हम क्वेश्चन वाला देखेंगे, जो हम आरोही क्रम में वैल्यू लिखे हैं उसमें से हम चौथा पद कौन सा है वही आंसर होगा। इसे 1, 2, 3, 4, ये 6 हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, तो tan थीटा का मान क्या होगा? दिया है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोनों तरफ हम tan थीटा माइनस sec थीटा का गुणा कर देते हैं, क्योंकि x का वैल्यू निकालने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा कैसे करना पड़ेगा? tan थीटा, इसमें tan थीटा माइनस sec थीटा का दोनों तरफ गुणा करने पर गुणा करना पड़ेगा। तो tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा, ये गुणा कर दिए और इधर गुणा कर दिए। x गुणे कितना हो जाएगा? tan थीटा प्लस sec थीटा, ये गुणा करने पे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। x tan थीटा माइनस sec थीटा आ जाएगा। इसका मान होता है 1, और x नीचे आ जाएगा, x हो जाएगा, आ जाएगा कितना? tan थीटा माइनस sec थीटा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमें tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में से या समीकरण 1 में से, समीकरण जो या 1 है, 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा? tan थीटा प्लस sec थीटा, ये tan थीटा इधर लिख देते हैं, घटाना है हमें, माइनस tan थीटा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर होगा।
समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर होगा tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये माइनस जो है यहाँ हो जाएगा सेक थीटा बराबर x प्लस 1/x। ये सेक थीटा कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2 tan थीटा बराबर x प्लस 1/x। ये उधर चला जाएगा, tan थीटा बराबर 1/2 x प्लस 1/x। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर 38 अंश प्लस कास स्क्वायर 38 अंश का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पे थीटा का मान दिया है 38 अंश, तो साइन स्क्वायर 38 अंश प्लस कास स्क्वायर 38 अंश बराबर 1, इसका यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 आंकड़ों का माध्य। माध्य मतलब होता है मीन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन। माध्य कैसे निकालना, इन सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का संख्या, ये सूत्र होता है। माध्य निकालने का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। हमारे पास आंकड़ा कितना है, -3 + 4 + 0 + 4 -2 -5 + 1 + 7 + 10 + 5 बटे आंकड़ों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है 10। इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21/10। इसको हल करेंगे 1.2 आएगा। इस -3 4 0 4 -2 5 1 7 10 5 आंकड़ों का माध्य कितना होगा, 2.1। यही हमारा आंसर है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न एक शांत दशमलव है। पहले देखते हैं शांत दशमलव होता क्या है। शांत दशमलव, शांत दशमलव क्या है, मान लीजिए कोई भिन्न में दशमलव में है, मान लीजिए 0 3 8 5, कामा नहीं रहेगा, ये लगातार, अब ये 5 लगातार 5 आते जा रहे हैं, तो इसका मान क्या होगा, 0.38, इसके ऊपर बार लिख देंगे। एक ये हो गया, इससे हम शांत नहीं अशांत दशमलव कहते हैं, अशांत दशमलव, इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव, जो कभी खत्म नहीं होता, ये 5 लगातार आते हैं। अगर यहीं पे हमारे पास होता 0.385, ये यहीं पे भिन्न का भाग देने पे यहीं पे खत्म हो गया, तो इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 6/44, 144, जब इसका हम भाग देंगे, तो हमारे पास आएगा 0.0416 बार, मतलब ये 6 लगातार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव होगा। और दूसरा क्या है, 3/144, जब इसमें हम भाग देंगे तो आएगा 0.02083, ये है, ये भी लगातार 3 का रिपीट हो रहा है, तो ये भी अशांत दशमलव है। अब तीसरा क्या है, 9/144, इसको हम हल करते हैं 0.0625, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसी पे आगे खत्म हो गया, तो ये क्या है, ये शांत दशमलव है।
ये चौथा हमारे पास ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास? 12/144। जब 144 का भाग हम 12 में देंगे तो 0.083, ये बार बार 3 रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा 9/44, 144। ये शांत दशमलव पूछा है, इसमें कौन सा शांत दशमलव होगा? तो शांत दशमलव क्या होगा? 9/144। ये आंसर पूछा था हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न एक शांत दशमलव है? एक शांत दशमलव कौन सा है? 9/144, ये आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल सृष्टि एजुकेशन वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।